अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 4 अक्टूबर हफ्ते के रोज़ का आगाज़ हो चुका है और आज की अहम तरीन डेवलपमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर है। जो रियासती बयानिया है, रियासती बयाने को एक बड़ा धचका पहुंचा है और पाकिस्तान की खुफिया इदारों की जो जुडिशल मैटर्स के अंदर मुदाखलत है उसको खुलकर एक्सपोज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जजेस ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के हक के अंदर एक बड़ी आवाज़ उठी है और ये इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट से खबर सामने आई है। वैसे तो हम देख रहे हैं कि जब से 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की अदलिया ने एग्जीक्यूटिव के सामने सरेंडर किया है, तो उसके बाद हमें कुछ कम ही आवाज़ें सुप्रीम कोर्ट से या पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों से उठती हुई नजर आई हैं, जिन आवाज़ों ने इस बात के ऊपर आवाज़ उठाई है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां जो हैं वो जुडिशल मैटर्स के अंदर मुदाखलत करती हैं और फिर उसके बाद पाकिस्तान की अदालतों के अंदर फैसला साजी जो है वो फैसले कुछ कोई और करता है, कोई और फैसले लिख कर देता है और फिर पाकिस्तान की अदालतें सुनाती हैं। ये इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के केसेस के अंदर हमें ये खुलकर वाज़ेह हो चुका है कि पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर किस तरह से पाकिस्तान की जो एग्जीक्यूटिव है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो फैसले लेने के लिए मदाखलत करती है। लेकिन ये जो 2 आम तरीन जो दस्तावेजात हैं वो दस्तावेजात मैं आपके सामने रखता हूं, उसके कुछ आम पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं, उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से पाकिस्तान की अदलिया के अंदर जो बैठे जजेस हैं वो भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की खुफिया इदारे जुडिशल मैटर्स के अंदर मुदाखलत करते हैं। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में आपने अपना फीडबैक जरूर देना है। नाज़रीन, मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का और 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उस वक्त रिजू किया जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कुछ एक नया सेटअप बनाया जा रहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूरे पाकिस्तान के अंदर वो वाहिद हाई कोर्ट समझी जाती थी जिस हाई कोर्ट के अंदर इस इस्टेब्लिशमेंट ज़दा अदलिया के अंदर उम्मीद की किरण कुछ जजेस मौजूद थे और जाहिर है वो जजेस जो है वो इस निज़ाम को कबूल नहीं थे। उन जजेस को साइडलाइन करने के लिए फिर हमने देखा कि एक पूरा सेटअप लाया गया जो कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद उस सेटअप में सबसे अहम तरीन किरदार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब को यहाँ पर लाया गया, जस्टिस आजम खान साहब को लाया गया, जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब को लाया गया, जस्टिस खादिम सुमरो साहब और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब। जब इन जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा था तो उस वक्त हमने देखा कि हाई कोर्ट के 5 जजेस ने आवाज उठाई, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम से पहले ये बात तय थी कि जब भी किसी अदालत, मिसाल के तौर पे अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक चीफ जस्टिस होंगे वो रिटायर हो जाएंगे तो फिर सीनियर प्यूनी जज बनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये रिवायत थी कि जब चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे या वह सुप्रीम कोर्ट के अंदर एलिवेट हो जाएंगे तो उसके बाद जो सीनियर प्यूनी होगा वो चीफ जस्टिस बनेगा। तो इस लिहाज से जब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एलिवेट हो रहे थे तो उस वक्त के बाद बारी थी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना था। लेकिन जाहिर है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को रियासत की बात मानने के लिए तैयार है नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी आइन और कानून की हिफाजत करने के लिए तैयार थे, लेकिन वो हमारे रियासती इदारों को मंजूर नहीं था। उसके बाद फिर 14वें नंबर पर लाहौर हाई कोर्ट से लाए गया जनाब सरफराज डोगर साहब और फिर हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जिनके इख्तियारात को सलब किया गया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया। उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट से रिजू करते हैं, सुप्रीम कोर्ट बड़ी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़े जजेस साहिबान बैठे हैं, उन जजेस से इंसाफ की उनको उम्मीद थी। मामला था कि 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीनियोरिटी को चैलेंज किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियोरिटी को चैलेंज किया और वहां पर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच जिसकी सरबराही कर रहे थे जनाब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, उसके बाद जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब इस बेंच का हिस्सा थे, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब थे, जस्टिस सलाहुद्दीन पमर साहब थे और जस्टिस शकील अहमद से 5 रुकनी आईनी बेंच ने तकरीबन 19 जून को यह फैसला सुनाया और इसमें से 3-2 से फैसला सुनाया गया। इसमें 3 जजेस साहिबान थे जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, जस्टिस शाहिद हसन बिलाल साहब और जस्टिस सलाहुद्दीन पमर साहब। ये 3 जजेस थे जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लाया गया जो डिमोलिश स्क्वाड है, जिसको जस्टिस सरदार एजाज सा खान साहब डिमोलिश स्क्वाड लिख चुके हैं, उस डिमोलिश स्क्वाड को इन्होंने आईनी और कानूनी करार दिया। इन्होंने कहा कि इन जजेस का जो ट्रांसफर हुआ है उनकी जो सीनियोरिटी है वो आइन और कानून के मुताबिक है, यानी कि जब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नया आकर हल्फ लिया तो उस वक्त हाई कोर्ट के 5 जजेस ने आवाज उठाई कि जब जज एक हल्फ उठाता है उस दिन से उसकी सीनियोरिटी जो है वो गिनी जाती है, उस दिन से उसकी सीनियोरिटी तय काउंट होती है। तो इस लिहाज से उन्होंने कहा कि ये जितने भी जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लाए गए हैं इन जजेस की जो सीनियोरिटी है वो नीचे से शुरू होगी। इस बात को
एडमिट कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब। जब उनकी रिपोर्टर्स के साथ मुलाकात हुई थी तो इस बात को उन्होंने एडमिट किया था कि सरफराज जोगर साहब की जो सीनियरिटी है, सीनियरिटी उनकी नीचे से होगी, क्योंकि 14वें नंबर पर वहां पर जज थे। यहां पर आकर हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने एक नया हल्फ उठाया था, और जब वो नया हल्फ उठाया था तो इसका मतलब है कि उस दिन से उनकी सीनियरिटी गिनी जाएगी, लेकिन उसको नजरअंदाज किया गया। जब उसको नजरअंदाज किया गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने 3-2 से फैसला सुनाया, जिसमें हमने देखा कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब के इस फैसले से उन्होंने इख्तलाफ किया, और उन्होंने कहा कि जजेस की जो सीनियरिटी है, यानी कि आप अंदाजा लगाएं ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस बैठे हैं, चीफ जस्टिस ये समझते हैं कि जनाब मैं जो नीचे एक बेंच तश्कील दे रहा हूं, वो बेंच क्या फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस समझते हैं कि सरफराज जोगर साहब की सीनियरिटी गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने जो बेंच तश्कील दिया उस बेंच ने ये फैसला दे दिया कि जस्टिस सरफराज जोगर साहब की जो सीनियरिटी है वो आइन और कानून के मुताबिक वैलिड है और वो चीफ जस्टिस बन सकते हैं। यानी कि इतना बड़ा तजाद है, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब उसको देखते हुए भी नजरअंदाज कर रहे हैं। अच्छा जी, मामला यहां पर रुकता नहीं है। अब 19 जून को फैसला आ जाता है, जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब की सरबराही के अंदर 5 रुकनी बेंच 3-2 से यह फैसला देता है कि जजेस की जो सीनियरिटी है वो ठीक हुई है। मामला हो जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाते हैं जनाब सरफराज जोगर साहब, और चीजें चलना शुरू हो जाती हैं। फिर ये 2 जजेस, जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद साहब ने एक इख्तलाफी नोट जारी किया है। उस इख्तलाफी नोट की जो 40 सफ़ात पर मुश्तमिल वो इख्तलाफी नोट है, उस इख्तलाफी नोट ने एक्सपोज कर दिया है जिस तरह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की जो मुदाखलत है जुडिशल मैटर्स के अंदर उसको, और फिर उसके बाद इस निज़ाम ने जिस तरह से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को साइडलाइन करके जिस मकसद के तहत सरफराज जोगर साहब को लाया गया, सरफराज जोगर साहब के लाने का जो मकसद था उस मकसद को भी उन्होंने एक्सपोज किया है। कुछ आम पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। इसमें सबसे पहले जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने खत लिखा था उस खत का तस्करा भी हुआ है। अब जी 40 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट के अंदर दोनों जजेस साहिबान लिखते हैं कि जनाब मुस्तकिल ट्रांसफर आइन के आर्टिकल 200 के तहत खिलाफ है। आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफर सिर्फ आर्जी हो सकता है। सदर ने बगैर शफाफ मेयार और बामानी मुशावरत के फैसला किया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कहा कि सदर मुशावरत करे और सदर सीनियरिटी तय कर दे। सदर तो वैसे जल्दबाजी के अंदर थे, उन्होंने सीनियरिटी तय कर दी। उसके बाद इख्तलाफी नोट के अंदर दोनों जजेस साहिबान लिखते हैं कि सदर का नोटिफिकेशन गैर आइनी बदनीयती और गैर जरूरी जल्दी में हुआ। सदर पाकिस्तान का जजेस ट्रांसफर नोटिफिकेशन बेअसर और कानूनन कोई हैसियत ना रखने वाला है। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर का अमल अदालती आज़ादी और तकर्रुरी के आइनी जो तरीकाकार है उसके मुनाफी है। उसके बाद खत लिखने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सबसे पहले खत लिखा जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की अदालती अमूर में मुदाखलत के हवाले से था, उसका भी जिक्र किया गया। उन्होंने कहा जनाब के खत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने खत में इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुदाखलत अदालती अमूर में मुदाखलत के इल्जामात लगाए गए थे। जजेस ने खत में दबाव, ब्लैकमेलिंग और गैर कानूनी निगरानी का जिक्र किया। खत में कहा गया कि सियासी मुकदमात में फैसले इंजीनियर्स करने की जो है वो कोशिश की जाती है, और इस्लामाबाद में जबरी गुमशुदगियों का मामला भी खत में उठाया गया। उसके बाद इख्तलाफी नोट में लिखा गया कि जजेस ने चीफ जस्टिस को अदालती कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा किया था। खत ने ही जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुंतकिली के अमल को जन्म दिया। उसके बाद जाहिर है ये जब इसको लाया गया था, मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान लाया जा रहा था, तो उस वक्त जराये ये बताते हैं कि उस वक्त के जो चीफ जस्टिस है सिर्फ अपना आमिर फारूक साहब, तो आमिर फारूक साहब ने अपने दीगर वहां पर उस वक्त के हाई कोर्ट के उनके नीचे तकरीबन 6 जजेस थे, जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब थे, जिनके साथ बैठकर उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को बरी किया था, उनकी सजा मुअत्तल की थी। अल अजीजिया रेफरेंस था, एवनफील्ड रेफरेंस था उसके अंदर। लेकिन जरा ये बताते हैं कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने अपने दीगर खत लिखने वाले 6 जजेस में से एक जज को कहा, उन्होंने कहा जी कि वो मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, तो अफवाहें ये हैं कि वो इस्लामाबाद आएंगे। तो जिस जज से उन्होंने कहा, तो उस जज ने कहा तो फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो आमिर फारूक साहब ने कहा कि हमें किसी न किसी सूरत के अंदर उनको बेल देनी पड़ेगी। तो वो जो आगे खत लिखने वाले जज थे, उन्होंने उनको रिप्लाई दिया कि सर हम किस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब को बेल दे सकते हैं, वो तो उनके खिलाफ तो फैसला है, वो तो अदालतों से भागे हुए हैं, तो वो अगर पाकिस्तान आएंगे तो उसका मतलब है कि वो डायरेक्ट अडयाला जेल जाएंगे, उसके बाद वो जमानत के लिए, सजा मुअत्तली के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर जरा ये बताते हैं कि विद इन 15 to 20 सेकेंड जो है वो बात अटॉर्नी जनरल तक पहुंच जाती है,
کہ فلاں جج سے میں نے بات کی ہے اور فلاں جج نے اس کا یہ رپلائی دیا ہے. پھر اٹارنی جنرل جو ہے وہ جس جج سے یہ بات کی جاتی ہے اٹارنی جنرل اس کو ٹچ کرتے ہیں, اس سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ نے بات کی ہے. تو جو جس جج سے عامر فاروق صاحب نے بات کی تھی وہ جج حیران ہو جاتے ہیں کہ یار 15 منٹ میری پہلے بات ہوئی ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سے اور 15 منٹ کے اندر چیف جسٹس عامر فاروق نے بات کنوے کر دی اٹارنی جنرل پاکستان کو. یعنی کہ اتنی زیادہ آپ اندازہ لگائیں نا کہ ایک میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے کس طرح سے سیٹنگ کی جا رہی تھی. تو پھر وہ جج صاحب نے کہا کہ ہم کسی صورت میں نہیں کر سکتے, ان کو تو ضمانت دے نہیں سکتے. پھر میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کو منایا گیا اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے یہ جو بیتی گنگا تھی اس کے اندر انہوں نے اپنے ہاتھ دھوئے اور میاں نواز شریف صاحب کو انہوں نے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس کے اندر انہوں نے ایک کیس کے اندر بری کیا اور ایک کی سزائیں جو ہے وہ معطل بھی ہوئیں. تو اس کے بعد جی یہ سارا معاملہ چلتا رہا. اب ان ججز صاحبان نے یہ جو اختلافی نوٹ جاری کیا ہے اس کے اندر اور بھی کچھ انہوں نے امپورٹنٹ چیزیں اپنے اس فیصلے کے اندر لکھی ہیں. وہ لکھتے ہیں جناب کہ آئین کی خلاف ورزی سے وقتی فوائد ہمیشہ ملک کی طویل المدتی مفادات یعنی کہ استحکام, قانونی جواز اور قانون کی حکمرانی کو نقصان پہنچاتے ہیں. ججز نے لکھا کہ جناب فیصلے کے اختتام سے قبل یہ بات دہرانا ضروری ہے کہ قانون کی حکمرانی جو ہے اور آئین کی سخت پابندی ریاست کے تمام اداروں کی ذمہ داری اور یہی قوم کی ترقی اور استحکام کی بنیاد ہے. آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے فیصلے کرنا لازمی ہے اور یہ فیصلے منمانے یا غیر منصفانہ نہیں ہونے چاہیے. ججز نے اپنے اختلافی نوٹ کے اندر لکھا کہ آئینی صوبوں کی دیہی یا شہری نمائندگی تفریق نہیں کرتا, لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ میں پنجاب سے جسٹس بابر ستار اور عامر فاروق, سندھ سے جسٹس سمن رفت امتیاز اور بلوچستان سے جسٹس ارباب محمد طاہر موجود تھے. اس لیے ججز کے تبادلے کی یہ وجہ گردانہ کہ دیہی علاقوں سے جج موجود نہیں تھے اور پھر جج ٹرانسفر کی یہ وجہ دینا کہ حقیقی طور پر درست نہیں ہے. اگر نمائندگی درکار تھی تو براہ راست تبادلے کے بجائے نئے ججز کا تقرر بھی ہو سکتا تھا. ہائی کورٹ کے 5 ججز نے سب سے پہلے یہ معاملہ اٹھایا تھا کہ بھائی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے اندر ججز کی ویکنسیز خالی ہیں اور پیڈنسی آف دی کیسز کو دیکھ کر اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر مزید ججز کو لانا ہے تو آپ ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے ججز کو لے کر آئیں, ہمیں اس بات میں کوئی اعتراض نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر وہ جسٹس اعظم خان صاحب کو لے کر آئے تو میرے خیال میں اس میں کسی جج کو کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے ججز کو لایا گیا. پھر ججز نے یہ بھی کہا کہ بھائی اگر آپ مزید ججز کو لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ وکلاء کو بطور جج آپ تعینات کریں. وکلاء کی جو ایک ان کی سی وی ہے اس سی وی کو دیکھ کر, ان کی کیریئر کو دیکھ کر, ان کی جو ایک کریڈیبلٹی ہے اس کو دیکھ کر آپ ججز تعینات کریں, نہ کہ دوسرے صوبوں سے آپ پپٹ ججز کو اٹھا کر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بٹھا دیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو کہ پورے پاکستان کے اندر مثالی ہائی کورٹ سمجھی جاتی تھی اس کے ساتھ یہ سب کچھ سرفراز ڈوگر صاحب کے آنے کے بعد ہوا. اس کے بعد جو ججز صاحبان ہیں وہ اپنے آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا امپورٹنٹ ترین نقطہ اٹھایا. وہ کہتے ہیں کہ جسٹس ڈوگر سمیت 3 ججز کا تبادلہ غیر ضروری جلد بازی میں کیا گیا جو مفاد عامہ میں نہیں بلکہ سینئر ترین جج جسٹس محسن اختر کیانی کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بننے سے روکنے کے لیے تھا. یہ اقدام اسلام آباد ہائی کورٹ اور اسلام آباد کے ماتحت عدلیہ پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کیا گیا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سرفراز ڈوگر صاحب کی تعیناتی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہوتی ہے تو اس کے بعد سیریز آف ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اور ان ڈیولپمنٹس کو آپ دیکھیں تو پھر آپ کو ایک نظر آتا ہے کہ ہائی کورٹ کے اوپر کنٹرول کیا گیا. پھر نیچے ماتحت عدلیہ جو تھی اس کے اندر اگر کچھ بیٹھے ایسے ججز سے جو کہ آئین اور قانون کی حفاظت کرنے کے لیے فیصلے دیتے تھے تو پھر ان ججز کے اوپر بھی کنٹرول کیا گیا. اور جو ججز ٹرانسفر کیے گئے ان ججز کے ماتحت جو کمیٹیاں تھیں ان کمیٹیوں میں سے جسٹس بابر ستار, طارق جہانگیری اور محسن اختر کیانی صاحب کو نکال کر وہ پپٹ ججز کو ان کمیٹیوں کا سربراہ بنا دیا گیا اور نیچے ان ججز کی جو دیکھ بھال ہے وہ وہی ججز کر رہے ہیں جو کہ ٹرانسفر ہو کر آئے ہیں. اس کے بعد یہ جو دونوں ججز صاحبان ہیں انہوں نے بڑا زبردست ایک شعر بھی لکھا. وہ جب یہ فیصلہ سنا رہے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے سنایا تھا کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں, دامن پر کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ, تم قتل کرو ہو کہ کرامت کرو ہو. یہ معاملہ ہے سپریم کورٹ کے 2 ججز نے بڑا واضح لکھ دیا ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری کے اندر ایگزیکٹو کی مداخلت ہے اور یہ پوری ایک جو سیٹنگ کی گئی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جس
اسٹیبلشمنٹ کے مورے نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اس نے پاکستان کی عدلیہ کو اس نیچ تک پہنچانے کے اندر بھی اپنا اہم کردار ادا کیا ہے، جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے، پاکستان کی عوام کو عدلیہ کے اوپر اعتماد نہیں رہا۔ یہاں پر جو بیٹھے ججز ہیں ان کو فیصلے کہیں اور سے آتے ہیں، ججز یہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ مفاد عامہ کے کیسز سنتے نہیں ہیں، مسنگ پرسن کے جو کیسز ہیں ان کو ججز 2 مہینے تک جو ہے وہ التوا کا شکار رکھتے ہیں۔ بلوچستان سے جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب جنہوں نے بلوچستان کی ماؤں بہنوں کا مقدمہ سننے سے بھی انکار کر دیا، تو اس طرح کی انہونیاں ہمیں ان عدالتوں کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ بہرحال یہ دونوں ججز صاحبان کا اختلافی نوٹ تھا، اور مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔